अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते एक ख़बर आई कि फ़िल वक़्त हिंदुस्तान में गाय जो होती है उसको एक किस्म की बीमारी आ गई है और ये पंजाब के अलावा दूसरी रियासतों में भी फैल चुकी है। वैसे अगर देखेंगे तो गाय का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चाहे वो गाय को खाने की बात हो या गाय को फ्रीज़र में रखने की बात हो या गाय को मुंतकिल करने की बात हो, ऐसे इल्ज़ामात के तहत कई लोगों की हिंदुस्तान में जान चली गई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फ़िल वक़्त गाय को सबसे बड़ा ख़तरा आ गया है, वो है लंपी वायरस से। अब लंपी वायरस से गाय को जो बीमारी आ गई है, उससे ये हो रहा है कि गाय के दूध जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 20% तक का प्रोडक्शन कम होने वाला है। अब इसमें दूध की भी किल्लत हिंदुस्तान में पैदा होने जा रही है। लंपी वायरस अपनी जगह है, लेकिन गाय को जो लोग माँ मान के चलते हैं उनको अब गाय से ही या अपनी माँ से ही परेशानी शुरू हो गई है। मुसलमानों के हद तक तो यह है कि माँ पैदाइश से लेके ख़बर तक माँ ही रहती है और उसकी कदर हर मुसलमान करता है, चाहे वो कितनी ही बूढ़ी क्यों ना हो जाओ। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दूध कम होने की वजह से शायद माँ की कदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने जा रहा है। अब बात ये करेंगे कि लंपी वायरस अपनी जगह है, गाय के मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत लोगों को मारने की बात अपनी जगह है, लेकिन अब अगर देखेंगे तो सबसे बड़े जो साधुओं का भेष पहन लेके अपने आप को चीफ मिनिस्टर बना के जो फिर रहे हैं आजकल, उनकी रियासत की हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान में जो उत्तर प्रदेश रियासत है उसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने एक क़ानून पास किया है। वैसे तो पहले भी अगर किसी को गाय पालने का होता तो वो गाय पालने के लिए गवर्नमेंट से 20 रुपये का चालान बनकर इजाज़त लेना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अब एक नया क़ानून पास किया है जिससे कि गाय को, या माँ की बात करूँगा मैं, माँ को है सो आजकल परेशानी हो रही है। 20 रुपये जब चार्ज किए जाते थे, अब इस मर्तबा उसके साथ और क़वायद लगाए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि 20 रुपये की जगह 200 रुपये आपको अदा करने होंगे अगर आपको गाय पालना है। इसके अलावा एक और शर्त लगी है कि आपके घर में कम से कम 150 गज की ज़मीन होना ज़रूरी है, तो ही आप गाय पाल सकते हैं या माँ को अपने घर में रख सकते हैं। और एक चीज़ ये इसमें ये भी लगाई गई है कि आपको आजू बाजू पड़ोसी से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना है। तो बहरहाल अब ऐसा लग रहा है कि अब तक मुसलमानों का नाम लेके गाय को ख़तरे में बताया जा रहा था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो धर्म के ठेकेदार हैं उनकी तरफ से भी गाय को या माँ को, उनकी माँ को, मुँह बोली माँ को, उनको ख़तरा लाहक हो गया है। अब जब 20% की कमी हो जाएगी और जब दूध मिलना कम हो जाएगा तो पालने के ऊपर भी अगर देखेंगे तो ये क्या होने वाला है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वैसे आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने कहा है कि मुल्क में जो कीमतें बढ़ रही हैं वो कम करना ज़रूरी है। 20% अगर दूध की कमी होती है तो मैं समझता हूँ कि फिर दूध की कीमत भी अब बढ़ने जा रही है। वैसे 5% का जीएसटी डबल रोटी पे, इस पे जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लगाया गया था, और वैसे भी देखेंगे तो इफ़रात ज़र की कीमत हिंदुस्तान में काफ़ी बढ़ते चले जा रही है, जिसमें कि लोग भी काफ़ी परेशान हैं। 20 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं तो 4 करोड़ लोग बग़ैर किसी रोज़गार के आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आरएसएस ने यह भी कहा है कि गरीबी, जॉबलेसनेस या बेरोज़गारी और इनइक्वालिटी की शरह काफ़ी बढ़ते चले जा रही है, तो इस पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी है। रोक लगाने के लिए बात यह है कि अब रोक लगाना किसको है? हुकूमत की भागदौड़ जो संभाले हुए हैं वो चाय की कीमत को भी कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। चाय की कीमत भी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। तो अब ये देखना ये है कि माँ के चक्कर में, या मैं ये कहूँगा कि बापू को मारने वाले अब कीमतें अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर चाय बनाने की जो चूल्हा छिलकेगा तो उसकी आग में किसको अग्नि परीक्षा देना है ये वक्त ही बताएगा। वैसे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, अगर उसकी ही हम बात करेंगे तो वो बारिश में ठहर के स्पीच देते हैं तो भी वो फ़ोटो वायरल होती है। सोनिया गांधी यकीनन बीमार है, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया है। राहुल गांधी को काफ़ी देर तक टीवी पे बताया गया कि वो अपनी माँ को ये कह रहे थे कि आप जाइए गाड़ी में बैठ जाइए, या
बहरहाल जो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे वो अपनी जगह चल रहा था, लेकिन बाद में जब सोनिया गांधी साथ साथ कदम मिला के चलना शुरू करी तो उनकी जब डोरी खुल गई जूते की, तो राहुल गांधी जूते की डोरी बनते हुए वो फोटो भी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। इस पर सोशल मीडिया खामोश बैठने वाला तो नहीं था। सोशल मीडिया को ये लगा कि राहुल गांधी जो जूते की डोरी बन रहे हैं उसके ऊपर भी कमेंट्स आना शुरू हो गए। लेकिन अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। चीता को भी अगर जंगल में छोड़ा जाता है तो साहब वहाँ पे फोटोग्राफर का इंतज़ार करते हैं। जब नोटबंदी की बात आई तो अम्मा को लाइन में ठहरा के नोटबंदी के उसमें नोट तब्दील करते हुए भी दिखाया गया। जब आशीर्वाद लेने के लिए घर पे पहुंचे तो पहले कैमरा घर में गया, बाद में साहब गाड़ी में से उतर के माँ के आशीर्वाद लेने के लिए गए। तो राहुल गांधी तो अपनी माँ के ही जूते बन रहा था कि कोई दूसरों की बात तो नहीं कर रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब फिलवक्त ऐसा लग रहा कि प्राइस कंट्रोल हिंदू मुस्लिम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जो कीमतें बढ़ती चले जा रही हैं उससे काफ़ी हद तक परेशानी हो रही है। और राहुल गांधी को जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में कामयाबी मिल रही है उससे ऐसा लग रहा कि आरएसएस और बीजेपी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बीजेपी में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। आरएसएस की बात यह है कि आरएसएस तो यकीनन प्राइस कंट्रोल करने की बात कर रही है, लेकिन आरएसएस में एक और बात है, ये है कि अगर आरएसएस से कोई किसी लीडर का खद अगर बढ़ जाता है तो वो बर्दाश्त करने की भी ताकत नहीं रखती। अब देखना ये है कि क्या प्राइस राइज कंट्रोल के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए या कीमतें जो बढ़ रही हैं उसके ऊपर किस तरह हुकूमत की भागदौड़ संभालने वाले या हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की पूरी टीम किस तरह प्राइस राइज को रोकती है या किस तरह कंट्रोल करती है, ये आगे वक्त ही बताएगा। वरना ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में बहुत जल्द इनकलाब के दरवाजे तोड़कर लोग आगे निकलने वाले हैं और या मुखालिफत बीजेपी की मुखालिफत में निकलने वाले हैं। जिस तरह राहुल गांधी को जो सपोर्ट मिल रहा है उससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग काफ़ी परेशान हैं और अब इसीलिए वो परेशानी बीजेपी और आरएसएस के लोगों के या लीडरों के ऊपर काफ़ी उनके सूरतों पे काफ़ी हद तक आया है। अब प्राइस राइज की जब बात आई तो इंटरनेशनल मार्केट में ये बात भी आई कि फिलवक्त जो $80 के करीब पेट्रोल की कीमत है वो आइंदा शायद 10-15 या 1 महीने के अंदर वो $100 भी पहुंच सकता है। आउटपुट कट की वजह से हो या ओपेक कंट्रीज़ के डिसीजन की वजह से हो, तो उसमें मैं समझता हूं कि अगर ये ब्रेंट ऑयल प्राइस की कीमत या पेट्रोल की कीमत अगर $82 से $100 को पहुंचती है तो फिर मैं समझता हूं कि हिंदुस्तानियों को इस बात के लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि पेट्रोल की कीमत तकरीबन 125 और 150 के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स होकर रहेगी। तो क्या हिंदुस्तानियों की आमदनी, माशी मसाइल, ये सब चीज़ पे कंट्रोल करने में हुकूमत कामयाब होगी? जब गांधी जी को नहीं छोड़ा गया तो मैं समझता हूँ कि आरएसएस की बात को नहीं मानने वाले को क्या होने वाला है ये हम आगे चल के देखेंगे, वक्त ही बताएगा। एक थोड़े दिन की तो बात है। वैसे भी अगर देखेंगे तो एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तानियों के जो माशी मसाइल हैं उसकी वाहिद जिम्मेदार सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत है। ये रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है 2022 की। इसमें कहा गया है, बल्कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान की जो तरक्की है, जो जीडीपी है, 8.2% से गिरकर 5.7 हो गया है इस साल। 2023 में ये मज़ीद गिरकर और 1% गिरकर 4.7 होने जा रहा है। वैसे भी अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में डिप्रेशन की बात आ रही है, माशी बदहाली की बात आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। अब यहाँ पे महंगाई और बेरोज़गारी काफ़ी हद तक बढ़ते चले जा रही है, तो इस पर कंट्रोल करना क्या हुकूमत हिंद इसमें कामयाब होगी या फिर हिंदुस्तानियों को 15 लाख रुपए का जो झांसा दिया गया था वैसा ही फिर कोई एक झांसा देकर फिर बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश तैयारी में लगी हुई तो नहीं है, ये वक्त ही बताएगा। वैसे इसी हफ्ते अगर देखेंगे तो टीआरएस ने, यहाँ तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ तो टीआरएस ने फिर से दोबारा जन्म लिया और टीआरएस बन गई है
बीआरएस। अब ये बताना मुश्किल है कि ये नया जो बच्चा पैदा हुआ है वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, इसलिए कि नाम बदलने के साथ या नामकरण के साथ ही बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बीआरएस का फुल फॉर्म जो रहेगा बहुजन राष्ट्र समिति रहेगा या बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट रहेगा या बहुजन राष्ट्र समानतावादी पार्टी रहेगा। ये आगे वक्त जिस तरह ऐलान हुआ है इलेक्शन कमीशन में जो कार्रवाई होना है उसके बाद ही मालूम होगा कि बीआरएस का फुल फॉर्म क्या रहेगा, भारतीय राष्ट्र समिति रहेगा या बहुजन रहेगा। इसलिए कि केसीआर ने ये ज़रूर कहा है कि वो मुल्क के 50 पार्लियामेंट्री हलकों में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दीगर पार्टियों के साथ टाई अप करके लड़ने की बात है, लेकिन जो रिजर्व्ड सीट्स है उस पर लड़ने की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि आखिर केसीआर ने नेशनल जाने का जो फैसला क्यों किया, इस पे अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 6-8 महीने पहले या 1 साल और 6 महीने के बीच में अगर हम बात करेंगे तो एक मीटिंग हुई थी हैदराबाद की, एक बड़ी 5 स्टार होटल में एक मीटिंग हुई थी। वहाँ पे वेलमा कम्युनिटी का या वेलमा संगम के लोग, पूरे लोग वहाँ पे जमा थे। उसमें ये बात आई थी कि आज वेलमा कम्युनिटी का अगर आदमी नेशनल लेवल पे जाता है और प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जिस तरह पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बना था तेलुगु स्टेट से, उसी तरह अगर आज तेलुगु स्टेट से वेलमा कम्युनिटी का आदमी अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो इसके लिए क्या माली ताउन मिल सकता है वेलमा कम्युनिटी से। तो उस मीटिंग में ये बात भी आई थी कि आज वेलमा कम्युनिटी की क्यूमुलेटिव वेल्थ जो है वो तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। शायद यही फिगर ऐसा था कि 7 लाख करोड़ रुपए का, उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि शायद केसीआर ने इसीलिए स्टेट से सेंटर जाने का फैसला किया है। वैसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तजुर्बे करते हैं, लेकिन मार्केटिंग की अगर हम बात करेंगे तो जब आप नाम तब्दील करते हैं तो आपकी ब्रांड लॉयल्टी भी काफ़ी डेंट खाती है। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की उसमें है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल लोग ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन ये बात भी ज़रूर शुरू हो गई है कि टीआरएस से जब बीआरएस बनी तो लोग, किसी ने बार एंड रेस्टोरेंट पार्टी का नाम दिया, किसी ने ये भी कहा है कि टीआरएस से बीआरएस, बीआरएस के बाद अब फिर फार्म हाउस में वीआरएस की बात नौबत आ जाएगी। ये बात भी कही गई है कि बीआरएस की जो बात है उसमें ये बात भी कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी का बी आ गया है और आरएसएस का आरएस इसमें जमा के ये बात नई पार्टी जो आ रही है उसमें ये बात भी आई है। ये बात क्यों आई है? इसलिए कि फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के जो वोट है या मुसलमानों के 4% की बात है, वो 4% फिल वक्त तो ख़तरे में है, लेकिन आप 4% बढ़ा के एसटीओ को दे दिए हैं। तो क्या मुसलमानों की अब टीआरएस को ज़रूरत नहीं है? जब आप नेशनल लेवल पे जाएंगे तो यकीनन आपको हर कदम पे मुसलमान की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब ये बताने की कोशिश हो रही है कि टीआरएस जिस तरह तेलंगाना में अपने प्रोग्राम्स को या अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके तेलंगाना को डेवलपमेंट दी है, उसके ऊपर ये चीज़ जो गुजरात मॉडल को एक बाजीगर आया था और बेवकूफ़ बना के पूरे लोगों को चले गया था, उसी तरह केसीआर साहब यहाँ से नेशनल लेवल पे जाने की एक कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस तरह तेलंगाना को डेवलप किए हैं उसी तरह हम नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। ये बात अलग है कि सिर्फ तेलंगाना के लोग वाकिफ़ हैं कि सिर्फ कान खुश हुए हैं यहाँ के लोगों के, बजाय इसके कि किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा अगर हुआ है तो सिर्फ चार मीनार को हुआ है, वो है केसीआर, केटीआर, कविता और संतोष। ये 4 लोगों को ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसके अलावा किसी और को फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर कम्युनिटी वाइज देखेंगे तो दलित चीफ मिनिस्टर बनाने की का भी वादा था, वो भी ख़त्म हो गया। मुसलमानों को 12% देने का वादा था, वो भी ख़त्म हो गया। वक्फ कमिश्नरेट बनाने का मामला था, वो भी ख़त्म हो गया। उर्दू हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास उर्दू ऑफिसर रहने की बात थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। बहरहाल मुसलमानों के जो वादे हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दलित बंधु ज़रूर आ गया है। और जो बजट होता है, जो बकरे बांटने की स्कीम है, उसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। SC ST की ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत गाड़ियां दिए जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है।
बात यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे क़यादत भी कमज़ोर हो गई है। और SC/ST की जहाँ तक बात है, यकीनन अगर KCR साहब SC/ST हलकों पे तवज्जो देते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में 128 सीट्स ऐसे हैं जो SC/ST के लिए रिजर्व है, जिसमें आज तकरीबन 78 एग्जैक्ट फिगर है, लेकिन 80 को हम अगर मान के चलें तो 80 सीट्स बीजेपी के पास हैं। अब बीजेपी के पास क्यों है? बीजेपी या SC वोटर बीजेपी का हामी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि SC हलकों में मुसलमानों की जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम होने की वजह से वहाँ पे बीजेपी आजकल या गुज़िश्ता 2 इलेक्शन में जीत गई है। उस हलकों में मुसलमानों को भी एक किस्म से अपनी मनसूबाबंदी करना चाहिए और वोट बढ़ाने के लिए पूरी बाज़ाब्ता तौर पे अच्छी खासी मनसूबाबंदी या प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम तब्दीली ला सकते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इस हफ्ते एक चीज़ हुई है। अमिताभ बच्चन का नाम सुने हम, सलमान खान का नाम सुने, बहुत सारे हीरो के नाम सुने थे, वैसा ही एक नया ड्रामेबाज पैदा हो गया। कश्मीर जाता है और कहता है कि अज़ां होती है तो अपनी तकरीर रोक देता है, और ये भी कहता है बात वहाँ तक नहीं रुकती, बात तो यहाँ तक भी चली गई कि गुज्जर और बकरवाल जो पहाड़ी तबके हैं कश्मीर के, उनको रिजर्वेशन देने की भी बात आ गई है। हमारे रिजर्वेशन के ऊपर तो हर एक को एतराज़ है, और वहाँ आप जाके गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी SOP मुसलमानी हैं, वहाँ के कश्मीर के ट्राइबल्स हैं, उनको रिजर्वेशन देने की बात कहते हैं। ये भी कहते हैं कि कश्मीर बहुत ही महफूज मुकाम हो गया है। आप तो पहरे में जा रहे हैं इसीलिए आपको महफूज मुकाम दिख रहा, वहाँ के लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल लीडर तो बिल्कुल भी नहीं जान सकता, और ख़ास तौर पे जो कश्मीर का नहीं है। बहरहाल अज़ां के ऊपर मुसलमान को खुश करने की बात आई कश्मीर जाकर, या रिजर्वेशन की देने की बात आई, तो रिजर्वेशन में ये बात भी ज़रूर कही गई है कि अक़लियतों को अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो अक़लियतों की जो सोशल लाइफ है या इकोनॉमिक लाइफ है उनके सिचुएशन में भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। तो फिर आप 4% रिजर्वेशन को निकालने की जो बात कहते हैं वो आपके लीडर से ये बातों को रोकना चाहिए। फिलवक़्त ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान भर में एक किस्म की सर्कस चल रही है, हर कोई अपनी अपनी बात करने के ऊपर या अपनी कामयाबी बताने के लिए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों की नाकामी बता रहा है। एक चलन चालू हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिलवक़्त जिस हालात में हिंदुस्तान जा रहा है वो कहीं ना कहीं तब्दीली के तरफ ही, और मैं समझता हूँ कि बेहतर तब्दीली के तरफ जा रहा है। उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर तब्दीली हिंदुस्तान के बेहतर, सुनहरे और अच्छे दरख्शां मुस्तक़बिल की में कारामद साबित होगी। अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।